लिखा था कि सी का जो फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई। सी बार हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और ये बात मैंने बोली थी नई याद अब थोड़ी रखने पड़ेगा, ये जो नाम आ गया इंड्यूस्ड कंजम्पशन। मान लो सी इज इक्वल टू है 100 प्लस 0.8 वाई, यानी कि सी बार हो गया 100 और बी 0.8 और वाई बदलता जाए। तो अब यहाँ पे अगर हमें डिफरेंस बनाना पड़ जाए ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन के बीच डिफरेंस का अगर पॉइंट बन जाए, लास्ट क्लास वाला ही टॉपिक है ये जो चल रहा, कंटिन्यू हो रहा है अभी ये टॉपिक। तो ये बताओ ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो हो गया हमारा 100 और इंड्यूस्ड कंजम्पशन कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये है 0.8 वाई। इसका मतलब जैसे जैसे वाई बदलता जाएगा इंड्यूस्ड कंजम्पशन बदलता जाएगा, पर ऑटोनॉमस तो 100 ही रहेगा। तो इसका मतलब डिफरेंस में ये बोल सकता हूँ इट इज नॉट इफेक्टेड बाय इनकम। इसको क्या फर्क पड़ना है, रोटी खानी 100 का, इनकम जितनी हो इस इक्वेशन में सी बार तो वही रहेगा। इनकम का मतलब हो गया वाई। तो बाद में भी आयो एक बार दोबारा सुन लो, ऊपर वाला लास्ट क्लास में हमने लिखा था सी बार को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन और बी वाई को हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड कंजम्पशन। मतलब अगर सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 वाई है तो 100 हो गया ऑटोनोमस और 0.8 वाई हो गया इंड्यूस्ड। अब डिफरेंस बना रहे थे हम कि ऑटोनोमस कंजम्पशन को इनकम से फर्क नहीं पड़ता, सी बार तो 100 है 100 ही रहेगा, पर 0.8 वाई अगर बताओ इनकम 100 है तो 0.8 वाई हो गया 80, इनकम 200 है तो 0.8 वाई हो गया 160। तो इंड्यूस्ड को बताओ वाई से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बदलने से, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। हाँ, तो इट इज इफेक्टेड बाय इनकम। हिंदी चाहो तो लिख सकते हो वाई बढ़ेगा तो 0.8 वाई भी बढ़ेगा, सिंपल बात है। इफ वाई इंक्रीज तो 0.8 वाई भी तो इंक्रीज होगा, पर वाई इंक्रीज से सी बार तो 100 है तो 100 ही रहेगा। अब अगला पॉइंट थोड़ा सेफ्टी पॉइंट है, मतलब बोर्ड वालों ने ये डायग्राम पूछा तो नहीं, पर कल को अगर पूछ लें तो हम बोल नहीं सकते कि भाई कुछ आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। देखो कैसे, ये इसी बातों की जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है इसका डायग्राम अगर पूछ ले, देखो कैसे। ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ये लास्ट क्लास में जो हमने लिखा हुआ था, आज वाला भी नहीं मिटा क्योंकि इसी से रिलेट करूंगा मैं डायग्राम। ये देखो, अगर मुझे ऑटोनॉमस कंजम्पशन का डायग्राम बनाना आ जाए तो अभी नीचे लिखा है ये तो 100 है, मान लो सी बार 100 है और सिर्फ सी बार का ही डायग्राम बनाना है, इनकम 100 हो 200 हो 300, बताओ सी बार क्या रहेगा। हाँ, इसको तो कोई लेना देना ही नहीं सी बार को, ये कंजम्पशन का डायग्राम नहीं है कोई सोच रहा हूं मैं कंजम्पशन का बना रहा हूँ, ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी सिर्फ 100 का डायग्राम बनाया है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का डायग्राम।
इसके ऊपर लिख लो सेफ्टी। जो सेफ्टी के लिए सोचना कर क्या सोचे कि भाई मैं कर सकता हूँ, तो मुश्किल तो कुछ ऐसा वैसे है नहीं। पर बोर्ड वालों ने ना कभी इसकी डायग्राम पूछे नहीं। वैसे उन्होंने कहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन बच्चे को पता हो, इंड्यूस्ड पता हो, ये सी बार है, ये बी वाई है, सब पता हो, पर डायग्राम स्टाइल में नहीं पूछा। अब बी वाई का डायग्राम अगर बनाना हो, सोचो कैसा बनेगा। एक तरफ है वाई, नीचे होता है हमारा इनकम यानी वाई, और अब डायग्राम बनाना है बी वाई। बताओ, अगर इनकम 0 है तो बी वाई कितना होगा? 0.8 वाई फॉर्मूला इसका, 0। 0 अगर ये 100 है तो 0.8 वाई कितना होगा? 80 अगर ये 200 है तो 0.8 वाई 160। प्लॉट करो, प्लॉट करके देखो। 0 पर 0 पहला पॉइंट, 100 पर 80 दूसरा पॉइंट, 200 पर 160। ये 45 डिग्री का तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि 45 डिग्री की चीज तब बनती जब दोनों तरफ बराबर होता। अभी क्या है, वाई एक्सिस पे ज्यादा जंपे हैं, और इस पे एक्स पे तो देखो 100 की जंप है और इस पे सिर्फ 60 की जंप है। इसलिए ये जो है बनेगा, ये 45 डिग्री से छोटा एंगल ही बनेगा। ये कुछ ऐसा बनेगा। ये बन गया हमारा बी वाई। अब कोई बंदे सोच रहे होंगे यार इनकम मतलब बी वाई 0 से कैसे स्टार्ट हो गया? तो बी वाई तो भाई 0 से ही होगा। वाई 0 होगा तो बी वाई 0 होगा। सी बार कभी 0 नहीं हो सकता। जो एक्स्ट्रा सेफ्टी में करना चाहे वो कर सकता है। ये बात सिलेबस में तो है, डायग्राम नहीं है सिलेबस में। डायग्राम मैं बच्चों को एक्स्ट्रा में कहता हूँ भाई कर सको तो करो। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन का डायग्राम है तुम्हारे सामने, और ये है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये डायग्राम सेफ्टी है। मेन कंजम्पशन का डायग्राम जो होता है सी बार प्लस बी वाई का जॉइंट डायग्राम, वो तो मेन सिलेबस है ही है। तो आगे बढ़ते हैं। ये बात है डायग्राम सेफ्टी, और एक बार साइड में फिर लिख लो मेन सिलेबस डायग्राम क्या होता है हमारा? वो होता है कंजम्पशन, और उसमें सी बार भी होगा और बी वाई भी होगा। तो वो स्टार्ट 100 से होगा, पर उसके बाद बी वाई का रूल आता जाएगा। जैसे पॉइंट ए बी सी डी, स्टार्टिंग में सी बार है, उसके बाद बी वाई के आने से वो ऊपर की ओर बढ़ता है। ये तो डायग्राम कंजम्पशन का मेन से। और पिछले पेज पे मैंने ब्रेकअप कर दिया, इसमें सी बार को अलग ले लिया, बी वाई को अलग। ये हमारा टॉपिक एडी से रिलेटेड, ये देखो ये हुआ था लास्ट। एक तो हुआ था इनकम इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर मैंने बोला था हम एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेंगे, मुझे बिजनेस करना है 20। हो सकता है इनकम 0 हुई, 20 हुई, 40 हुई, कुछ भी हो सकता है। एक बार रिकॉल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा लेवल बढ़ाना है हमें। अब चैप्टर के लास्ट के हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, तो दिमाग में अगर पुरानी चीजें क्लियर नहीं रखोगे, हैवी चैप्टरों में आता है, किसी भी सीनियर से पूछ लेना। ईडी और नेशनल इनकम दोनों में, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ हल्के में मत लेना। नेशनल इनकम की अगर अभी तक किसी ने वीडियो नहीं देखी, सारी रिस्क है बहुत, देखते रहो। कुछ डाउट बीच में भी पूछना है तो क्लास के बाद पूछ सकते हो, पर वीडियोस पूरी देखो, नोट्स अपने पूरे बनाओ। यहाँ पर भी जो हो रहा है नोट्स पूरे होने चाहिए। जो भी चीज बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि हमने ओरल बस सुन ली, लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे। और ये कॉलेज में सेकेंड ईयर तक भी तुम्हारे काम आएंगे सब। ये सारे चैप्टर इंटरनेशनल चैप्टर है। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, देश की, दुनिया की, बाहर की, सब जगह यही चैप्टर है कॉलेज में। इंडियन इको नहीं आएगी अब दोबारा, पर
माइक्रो 11th की और मैक्रो 12th की, ये मेन रहेगी। एक बार रिकॉल कर रहा हूँ फिर से, ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम। ऑटोनॉमस, जैसे कंजम्पशन में दो होते हैं, एक होता है मिनिमम, एक अबव मिनिमम यानी इंड्यूस। इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा होता है, पर 12th के सिलेबस में जो अबव मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इंड्यूस्ड, वो सेफ्टी के लिए, ये मैंने देखो नीचे लिखवाया था पिछली क्लास में, ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट सिलेबस में मेन नहीं, पता हो बस सेफ्टी के लिए। कंजम्पशन के ऑटोनॉमस भी मेन सिलेबस है और इंड्यूस भी मेन सिलेबस, ये सेफ्टी नहीं है कहीं भी। डायग्राम इसके मैंने बोले हैं बस। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट मेन सिलेबस हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व ऐसा ही होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवाइज करा दिया मैंने पिछला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले टेबल बार बार आ जाते हैं, टेबल डायग्राम। इस चैप्टर में मेन बातें यही है, टेबल डायग्राम। टेबल अपने स्टैंडर्ड वही रखेंगे, कम से कम खर्चा अपना 100, फिर 80 की जंप लगाते हो, जो पुराना है इसमें कुछ अलग नहीं। इन्वेस्टमेंट देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कराई थी कि एक 20 मान लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 12th के सिलेबस, तो 20 है, कमाई चाहे जो भी। एडी को मेनली हम बोलेंगे C+I। वैसे एडी में चार चीजें होती हैं, पर मैंने बोला था मेनली एडी में हम दो ही लेते हैं, सी और आई। ये हो गया हमारा वाई, सी। तो क्या लग रहा है अभी बताओ, पहला एडी कितना हो गया C+I? 120। 1। फिर ऐसे ही ऐड करते हैं, 282, 360। चलो अब प्लॉट करते हैं यार, डायग्राम बनाओ, एक्स एंड वाई एक्सिस बड़े बड़े। तो यहाँ पर एक्सिस ले लेते हैं, हमें एडी और कंजम्पशन दोनों प्लॉट करने हैं। तो 120, 200, 100 के गैप में बना लेते हैं। चलो 200, 300, 100। पहले कंजम्पशन प्लॉट कर लेते हैं, 0 पर 100, 100 पर 180। बस दो आ गए, अब हमें पता ही है इसके बाद तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, तो सीधा ही इसको ज्वाइन कर दिया, क्योंकि 80-80 की कांस्टेंट जंप है, तो ये ऐसी जब कांस्टेंट जंप्स होती है तो स्ट्रेट लाइन बनती है। अब एडी को प्लॉट कर, 0 पर 120, 120 थोड़ा सा ऊपर, ये देखो ये रहा 100 पर 200, 100 पर 200 ये रहा। अब आगे का हमें पता ही है स्ट्रेट लाइन ही होता है, क्योंकि ये भी 80-80 की कांस्टेंट जंप लगा रहा है, ज्वाइन करा दो। और उससे पहले एक बात और भी सुन लो, ये पैरेलल बनेगा, बिल्कुल 100% पैरेलल बनेगा इसके। इसकी वजह ये देखो,
कंजम्पशन और एडी में कितने का गैप है बताओ पहले दिन? 120. 20। अगले दिन क्या गैप बदल गया? देखो No, sir. ये गैप हमेशा फिक्स रहेगा 20 का। क्यों बताओ? क्योंकि इनके गैप का नाम क्या है? बताओ, एडी और कंजम्पशन के गैप का नाम? Investment. इन्वेस्टमेंट। और 12th के सिलेबस में मैंने तुम्हें कहा है इन्वेस्टमेंट को लेना होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मतलब फिक्स लेना है 12th। तो 12th में हमें टेंशन ही नहीं लेनी, इन्वेस्टमेंट की है तो फिक्स है। इसीलिए दो लाइनें हैं, दोनों में गैप अगर कांस्टेंट 20 का रखोगे तो वो लाइनें ट्रेन की पटरी की तरह बनेगी, मतलब आपस में क्या होंगी दोनों लाइनें? Parallel. पैरेलल। तो बस ये बात अब तुम्हें समझ में, एक तो ये होगी पैरेलल, इसको लिख लो। कंजम्पशन कर्व एंड ईडी कर्व पैरेलल टू ई। बिकॉज in our syllabus इन्वेस्टमेंट फिक्स होती है। और किसी को लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो एडी माइनस सी इज इक्वल टू आई, और एडी माइनस सी इज इक्वल टू आई तो होता है फिक्स्ड वैल्यू। तो ये हो गया डिफरेंस एडी एंड सी रिमेन फिक्स्ड, इसीलिए वो बनती है पैरेलल। क्योंकि आई अगर फिक्स है तो डिफरेंस फिक्स है। अब दूसरी बात क्या समझिए डायग्राम से, ये तो होगी पहली बात कि पैरेलल गैप कांस्टेंट। दूसरी बात, हाइट में ऊपर कौन है बताओ, एडी या कंजम्पशन? ऊंची हाइट। AD. और इसकी वजह? क्योंकि उनका हाँ, उसके अंदर एडी में सी प्लस आई है, ये खाली सी है कंजम्पशन, तो एडी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा तो हाइट तो बढ़ेगी। तो डिफरेंस वाइज ये एक फर्क हो जाएगा हाइट का, ये लिखते हैं। इसमें दोनों आ गए, कंजम्पशन भी और इन्वेस्टमेंट भी। तो बड़ा एडी होगा। अब थोड़ी सी और मैथ्स की बातें, बेसिक छोटी क्लास की मैथ्स। एक बार तुम चाहे पिछले डायग्राम में से ही देख लो, पर मुझे समझाने के लिए फिर से बनाना पड़ेगा। ये हो गया कंजम्पशन, और एक इसके ऊपर बनाया था हमने एडी सी प्लस। अब
एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। और सी का क्या फॉर्मूला होता है? सी का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो सी बार प्लस बी बार। तो फिर अब बताओ एडी का क्या बनता है इस हिसाब से फॉर्मूला सी प्लस आई की जगह सी बार प्लस बी वाई प्लस। इसमें तो अभी तक कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं लग रही हमें, बट अगर मैं बोलूं y 0 है, अब बताओ एडी क्या होगा? सी बार प्लस आई क्योंकि बी वाई तो 0 बन जाएगा। अब डायग्राम को देखो, एक्स एक्सिस पे तो होता है इनकम, वाई एक्सिस पर होगा हमारा, अभी हमने बनाया है कंजम्पशन बनाया है और एडीएम, ये जो जो बना रहे हैं वो भाई। अब ये बताओ, एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, मान लो ए, एक ले रहा हूं बी। एट पॉइंट ए इनकम कितनी है बताओ? इनकम वाला एक्सिस कितना है? 0 बचपन की मैथ्स की बात है, इसमें कोई 12th की लेवल तो है नहीं। एट पॉइंट ए वाई इज 0, तो कंजम्पशन कितनी हुई? सी बार प्लस बी वाई, तो सी बार प्लस 0, तो कितना हो गया कंजम्पशन? टोटल कंजम्पशन किसके इक्वल है? सी बार सी बार। तो ए पॉइंट पे जो कंजम्पशन है वो है असल में सी बार, यहाँ लिख लो सी बार। अब ये बातें अभी आगे काम में आएंगी, सब ध्यान रखना। इसके अंदर थोड़ा सा कुछ और मैं चेंज कर रहा हूँ। एट पॉइंट बी इनकम कितनी होगी? बी पॉइंट पे भी इनकम कितनी होगी बताओ? 0 और एट पॉइंट बी एडी का जो फॉर्मूला है वैसे तो वो ये होता है सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, बट एज वाई इज इक्वल टू 0, तो एडी क्या हो जाएगा? सी बार प्लस आई सी बार प्लस 0 प्लस आई, तो एडी हो गया सी बार प्लस आई। तो बी पॉइंट के पास तुम लिख दो सी बार प्लस आई, सिर्फ बी पॉइंट। अच्छा, अब मैं कुछ पॉइंट्स बदल देता हूँ। मान मैंने पॉइंट ले लिया एक पी, एक ले लिया क्यू। अब बताओ एट पॉइंट पी कंजम्पशन कितनी होगी? सी बार प्लस बी वाई अब सी बार नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि अब किसका रोल भी आ गया? इनकम का इनकम का। और एट पॉइंट क्यू एडी क्या होगा? सी बार प्लस बी वाई प्लस आई हाँ, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी लिख रहे हैं हम एडी सी बार प्लस आई, कभी लिख रहे हैं सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। तो वो ध्यान से जो डायग्राम को समझते नहीं है तो कंफ्यूजन होती है। डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो इनकम का रोल समझ आएगा। और ये बचपन की मैथ्स है कि ए और बी पॉइंट पे वाई है ही नहीं, 0 है वाई तो चलो अब इसको भी लिखो, नीचे वाला मिटा दो। क्वेश्चन ध्यान से देखना है किसकी बात हो रही है, ये सब काम आएंगे। एट
P consumption is equal to C bar plus BY. ऐसे at Q AD is equal to C bar plus DY plus I. अब Y 0 नहीं है, सिर्फ A एंड B पे 0 होगा, वो भी लिख लो, सिर्फ A एंड B पर ही Y 0 होता है, इसलिए फॉर्मूले बदल जाते हैं, BY हट जाता है बीच में से। तो इससे अब मुझे क्या बात समझ आ गई थी, अगले पेज पे समरी, बस इतनी डेरिवेशन और ये सब करने की तुम्हें अब जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ आ गई बात तो काम कर। मुझे बार बार समझाने के लिए दोबारा बनाना पड़ता है, तुम चाहो तो बनाओ या पुराने को ही देख लो। तो इन दोनों के बीच में अब एक डिफरेंस का पॉइंट बन गया कि कंजम्पशन कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, बताओ, कंजम्पशन कर्व स्टार्ट कहाँ से होगा, C bar और एडी स्टार्ट कहाँ से होगा, C bar plus I. और इन जनरल जो है वो एडी होता है पूरा। कंफ्यूज मत होना, इन जनरल C bar plus BY plus I, but in starting C bar plus I. Similarly, consumption in general C bar plus BY, but starting point only C because income is 0. Summary लीजिए। जब हाई लेवल आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो अब मैं दोबारा ये सब नहीं बताऊंगा ये कहाँ से स्टार्ट और वहां की कहाँ से, वो यही ऑब्जर्वेशन जो हम निकाल रहे हैं समरी वो काम आ जाएंगी तब। इससे ये फायदा होगा आगे चल के कि मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन में कह रहा हूं कि C बार प्लस I डिस्टेंस है मान लो 30, C बार डिस्टेंस है मान लो 18, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी इस क्वेश्चन में, 12। ये फायदा समझ, लिखना है तो ये भी लिख सकते, इस लॉजिक को यूज करके इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 30 माइनस 18। जब हाई ऑर्डर क्वेश्चन बनेंगे ऐसे कुछ मिसिंग फिगर्स गिवन होंगी, उसमें कुछ डेटा होगा, कुछ मिसिंग होगा, तो हम दिमाग चला के अपना काम करें। पर आगे अगर कहीं मान लो ए पॉइंट है, क्या यहाँ पर भी तुम C बार ले लोगे या BY को भी स्टडी करोगे ये में? BY से करेंगे। हाँ, या रैंडम पॉइंट है ये P, अब नहीं तुम ये लगाओगे, BY को लाके क्वेश्चन करेंगे। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में अभी से कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स की, ऐसे ऐसे बनाएंगे, प्रैक्टिस जब सारे मिक्स करके करेंगे तब करें, और छोटी छोटे पॉइंट्स में पहले बताता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे हमें करना। चलो ईडी समझ आ गया, कंजम्पशन समझ आ गया, ये सारे छोटे छोटे इनमें कनेक्शन समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीगेट सप्लाई, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कैसी होती है, बताओ याद है किसी को इसका डायग्राम? इनकम लाइन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टोटल सप्लाई की वैल्यू टोटल इनकम, क्योंकि इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन को ही इनकम मान, ये बनेगा हमारा, ये दोबारा चाहो तो बनाओ ना बनाओ। 45 एडी ये रहा, C बार प्लस I से स्टार्ट, AS ये रहा। अब नेक्स्ट,
अब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। 11th क्लास में भी एक था इक्विलिब्रियम, पर वो था हमारी मार्केट, फरीदाबाद की 14 की 15 की मार्केट, छोटी लेवल। अब बात हो रही है पूरे देश इकोनॉमी की बात, तो ये होता है एडीएएस। तो बना लेते हैं जरा डायग्राम। एएस हमें पता है 45 डिग्री होता है। 45 लगना चाहिए। ऐसे बना रहे हो 10-20 डिग्री, ऐसे बना रहे हो 70-80 डिग्री, फिर वो वैसी टीचर काट देंगे। चाहे वो ना नापे पर दिमाग से तो लगे ना कि 45 है लगभग आधा। ये ध्यान रखना। यस, एडी। बताओ एडी कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर ये मान लो सी बार है तो एडी कहाँ से होगा? इसके ऊपर या इसके नीचे? ऊपर। ऊपर। मन में मान लेता हूँ ये सी बार, अब इसमें थोड़ा सा आई जोड़ देता हूँ, तो ये हो गया सी बार प्लस। यहां से एडी स्टार्ट, टक्कर जरूर मारेगा ये ध्यान रखना, क्योंकि इसकी जंप 100 की नहीं होती, इसकी जंप 80 की होती है, थोड़ी कम स्पीड से बढ़ता है। अच्छा, वैसे मैं लिखूंगा, देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, पर स्टार्टिंग में लिखूंगा सिर्फ सी बार प्लस, क्योंकि स्टार्टिंग में वाई का रोल खत्म। जहां टक्कर हो रही है इसको नाम देंगे हम टी। यहां से आउटपुट ले आओ नीचे, मान लो ए, मान लो ये है 600, एग्जाम्पल मान लो 600। अब लैंग्वेज क्या है वो देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ई, एडी इज इक्वल टू एस, या इसको बोलते हैं हम प्लान। ये सारा एक प्लान होता है देश के लिए, प्लान एडी प्लान एस। EQ ना थोड़ा शॉर्ट वर्ड लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम बार बार इतना बड़ा क्या लिखना, पेपर में पूरा कर देंगे। अभी यहाँ EQ लिखते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लेवल, जो इनकम लेवल और आउटपुट लेवल आ रहा है, अब इनकम की जगह आउटपुट भी लिख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि इनकम और आउटपुट को हम सेम मानेंगे। तो इनकम या आउटपुट का लेवल निकल आया ओ। तो OA माल देश के लिए बेस्ट है। अब मान लो कोई कह रहा है नहीं, मैं 600 का लेवल नहीं मान रहा देश के लिए बेस्ट, हम तो प्रोड्यूसर्स ने मान लो जिद कर, हम तो बनाएंगे बी लेवल 800। तो हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, बताओ क्या बैलेंस बन रहा है या सप्लाई ज्यादा हो गई है हाइट में? देखो ज्यादा हो गई, गड़बड़ हो गई है। तो कैसे लिखना है इसको अगले पेज पे? ये तो अभी मैंने बेस्ट बता दिया, अब केस 1। ये देखो वो भी लेवल, ये जिद कर रहे हैं। हमें क्या करना होता है इकोनॉमिक्स में, जो बेस्ट होता है वो तो बताना है, ए लेवल इज बेस्ट, पर उसके आगे उसके पीछे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, तभी तो ए बेस्ट है। तो बी लेवल पे देखो एएस की हाइट ज्यादा है और एडी की हाइट कम है, तो देखो एडी लेस देन एएस, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है,
बताओ हम बिजनेसमैन हैं और सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो हमारा माल सारा बिक रहा है या नहीं बिक रहा, बताओ। नहीं बिक रहा। इसका मतलब जो हम अपने आप को समझदार बन रहे थे कि हम 600 की जगह 800 बनाएंगे, तो ये समझदारी ही बेवकूफी है। क्योंकि सारा गोडाउन में माल वेस्ट पड़ा रहेगा, डिमांड तो है नहीं इतनी। देन गोडाउन में माल वेस्ट, अब इसको लिखना कैसे है थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज। दिस विल लीड टू, वर्ड्स थोड़े ध्यान से देखना, वर्ड्स चेंज नहीं करने तुम्हें, यही रखने हैं एनसीईआरटी के, सीबीएसई मार्किंग की यही वर्ड्स। इंक्रीज इन स्टॉक, अपने लिए हिंदी लिख सकते, अब गोडाउन में माल वेस्ट पड़ा है, माल वेस्ट पड़ा रहेगा। अब बताओ, क्या प्रोड्यूसर्स जिद करेंगे वो भी माल बनाने का, या वापस ओए पर ही आ जाएंगे जब लॉस होगा उन्हें तो? वापस तो बता दो। हाँ, ये बात अब लिखनी, प्रोड्यूसर्स वो जो जिद कर रहे थे हम तो ज्यादा बनाएंगे, उनकी जिद विद सब निकल जाएगी, दे विल कम बैक टू। 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा तो है, अभी आधा आंसर तो हो। अब करेंगे केस 2, सब कुछ उल्टा। मान लो प्रोड्यूसर कहने लग गए कि नहीं वो वे बेस्ट नहीं है, वो भी चलो फ्लॉप है, हम तो कम बना के दें। चेक करते हैं जरा कम में क्या दिक्कत है। मान लो उन्होंने बनाया वो पी 400 बना के देखो, देखो हाइट किसकी ज्यादा आ रही है अगर 400 माल बनाएंगे ईडी की। तो। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब मान लो, एग्जाम्पल के लिए तुम्हें समझा सकता हूँ मैं, ये तो देश का है पर एग्जाम्पल थोड़ा सिंपल डोमिनोज का सुना लेता हूँ कि डोमिनोज ने 400 किलो चीज संभाल के रखा हुआ है, बस प्रोड्यूस कर रखा है, पर डिमांड उसके यहाँ ज्यादा आ रही है, तो इससे उसकी रेपुटेशन बताओ बनी रहेगी या खराब होगी? जब हम फोन करेंगे और वो कहेगा यार आज तो चीज खत्म हो गया, बताओ, खराब हो। खराब हो जाएगी। कोई भी बिजनेसमैन जो होता है ना, उसके लिए माना ऑर्डर्स ज्यादा आ रहे हैं ठीक है, पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा आ रही है और माल ना हो, तो इससे बिजनेस नहीं चलता। हमेशा हमें एक होता है डिजायर्ड लेवल ऑफ सेफ्टी का स्टॉक। डोमिनोज वाला हमेशा जितना चीज उसको रोज चाहिए ना, उससे थोड़ा ज्यादा ही रखे, या अचानक से किसी का बर्थडे है, फंक्शन है, कोई ज्यादा ऑर्डर आ जाए तो बेइज्जती थोड़ी ना करानी है जी माल खत्म है, ये तो लोकल दुकानदारों में होता है। तो बड़े बिजनेसों में हमेशा स्टॉक थोड़ा सा रखना चाहिए। और पी लेवल ऐसा है, बताओ, जहां सारा स्टॉक क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। और खत्म तो छोड़ो, उनको तो और चाहिए, तो ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हो रहे, बिजनेस में रेपुटेशन खराब हो रही है, तो वो पी लेवल पे भी ज्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, फटाफट क्या करेंगे अपनी प्रोडक्शन को, बताओ। इनक्रीज। उनको आना ही पड़ेगा वापस की, और बी वालों को घट के आना पड़ेगा एक बार। तो बेस्ट तो ए ही है, और हमें प्रूफ देना होता है। तो अब आ जाओ, मैं इसका उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, अब मुझे इसका उल्टा करना है। देखो केस नंबर 2, इफ वी प्रोड्यूस मोर की जगह
अब हो जाएगा लेस। लाइक वी प्रोड्यूस ओपी, बस उल्टा करते जाओ, टेंशन ही नहीं। ईडी मोर देन एस। अब बताओ क्या इंग्लिश लिखो। अनप्लैंड अनडिजायर्ड स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया या खत्म हो गया सारा? खराब खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो डिक्रीज इन स्टॉक। अब बताओ आगे का आंसर क्या लिखे। सो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, फटाफट, उन्हें तो बेइज्जती हो रही है मार्केट में। इंक्रीज प्रोडक्शन। हिंदी भी लिख सकते हो, मैं चलो नीचे हिंदी भी लिख देता हूँ, पहले ये लाइन कंप्लीट कर। क्योंकि कई बच्चे मुझसे ये डाउट पूछते हैं कि डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है, सारा स्टॉक बिकता जा रहा है, और मैं यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ अनप्लैंड अनडिजायर्ड। अनडिजायर्ड का तो मतलब होता है कि ये बुरा है। कई बच्चे सोचते हैं गोडाउन सारा खाली हो गया माल, पे तो बुरा क्यों है, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा तो है, पर जो रेपुटेशन का लॉस होगा, क्योंकि ऑर्डर तो आते ही जा रहे हैं और ऑर्डर फुलफिल होंगे नहीं, तो उससे बिजनेस को लॉस होता है। इसलिए इस सिचुएशन को भी अनडिजायर्ड वर्ड बोलना ही पड़ता है। तो केस वन समझाया, पहले हमने ओरिजिनल बताया भाई ई बेस्ट है, ई तो पॉइंट बेस्ट है और आउटपुट ए बेस्ट है। फिर हमने कहा ज्यादा आगे बढ़ोगे तो फंसोगे, कम बनाओगे तो फंसोगे। तो कंक्लूजन, कितना माल बनाए, बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट ओ, और इससे हम आंसर खत्म। अब एक नोट, एक रफ नोट टाइप से, मतलब रफ वर्क है ये, इससे कुछ समझना। एक जना मान लो 10 का माल बनाता है, 2 20 का, 3 30, 10 100 ऐसे। अगर ओए लेवल मान लो 30 हो, तो कितने लेबर लगाने पड़ेंगे बताओ हमें? इसके रेशो में 3 आ रहा है। कोई बिजनेसमैन ऐसे नहीं करेगा कि मान लो 30 माल बनाना है और बंदे रख लो 10, कोई नहीं करेगा, क्योंकि उससे वेस्ट होगा बंदा। या ऐसे भी नहीं करेंगे, ऑर्डर 30 का आया हुआ, बंदा एक रखा हुआ, ऑर्डर डिलेज हो जाएंगे और फिर उससे भी रेपुटेशन खराब होगी, तो भी ये भी गलत है। यानी जितना माल बनाना है, हमें बंदे उसी के रेशो में रखने चाहिए या अपनी मर्जी से कुछ और रख लेना चाहिए, बताओ? उसी की रेशो। उसी के। तो इसको लिखना कैसे है पेपर में कि अगर इक्विलिब्रियम आउटपुट ओए लेवल के रेशो का है,
तो एम्प्लॉयमेंट भी कौन से लेवल का होगा, ओए या एनी अदर? ओए। ओके। अच्छा, मान लो कुछ टाइम बाद आउटपुट लेवल 50 हो गया, तो अब हमें लेवल भी कितनी करनी पड़ेगी बताओ? 5। 5। या मैं कह रहा हूँ मान लो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट 20 हो गया, अब हमें बंदे कितने करने पड़ेंगे? 2। हिंदी लिखनी है इसमें, अब क्या जो तुम्हें समझ नहीं है बात। आउटपुट के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयमेंट होगी। आउटपुट 30 तो एम्प्लॉय 3, आउटपुट 10 और आउटपुट 100 तो एम्प्लॉय 10। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट सेम रेशो में चलते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन होती हैं, वो लास्ट में आएगी कि कब ये सेम नहीं होगा, पर अभी के लिए तुम मान लो ये सेम ही चले। तो इससे ये फायदा होगा, मान लो मैं क्वेश्चन की इंग्लिश थोड़ी बदल देता, मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताओ कैसे निकले, या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन का नाम बदल दें चाहे, आंसर सब कुछ यही होगा, पर एक एक लाइन और आती रहेगी। जैसे तुमने यहाँ लिखा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट ओए, सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी किसके अकॉर्डिंग होगा बताओ आप? ओए। ये लाइन और ऐड हो जाएगी, या बाय डिफॉल्ट नॉर्मल क्वेश्चन में भी तुम ऐड कर दो, कोई बुराई नहीं है इसमें भी, पिछले में भी कर सकते हो तुम, और चाहो तो अब ये लाइन ऐड कर ही दो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गई है ये लाइन क्यों आई है। माल के अकॉर्डिंग बंदे रखें, ना मैं फालतू बंदे रखूंगा ना कम रखूंगा, जो लॉस होगा उसमें। चलो, आउटपुट हो एम्प्लॉयमेंट हो सब अब एक साथ ही चले। आगे बढ़, ये बाय डिफॉल्ट नहीं बनाना, या तो कहेगा या इसके सेपरेट न्यूमेरिकल तो समझते हैं शेड्यूल। फिर से टेबल बना लो बड़े, थोड़े कॉलम्स ज्यादा बन रहे हैं, पतले पतले बनाना। तीन तो स्टैंडर्ड होते ही थे हमेशा से, कुछ नए और आ गए हो। एडी, कोड वर्ड्स भी सबके लिख लो। यस, ये तो वाई होता है इनकम, लास्ट इफेक्ट ऑन आउट। स्टैंडर्ड टेबल जो हर बार बनाते हैं, थोड़ा सा अब की बार में लंबा ले गया, 700 का क्यों ले जाएंगे वो अभी समझ आए। कंजम्पशन कम से कम 100, फिर 80 की जब
सेविंग, इनकम माइनस कंजम्पशन। 500 माइनस 500 जीरो, अब प्लस होगी। इन्वेस्टमेंट को हम कांस्टेंट मानते हैं, 20 लिया हुआ इंट्रोड्यूशन में। एडी सी प्लस आई, मेरा सी मेरा 100 प्लस 20 120, अब 80 की जम। इनकम में कोई टेंशन, एएस में टेंशन ही, मतलब इनकम को ही कॉपी पेस्ट कर दो बस, कोई जीरो। अब एडीएस देखते हैं कहाँ बराबर है, यहाँ नहीं, यहाँ है 600 पे बराबर है। यहाँ बराबर है, इसको हाईलाइट कर लो। यहाँ लिखो इक्विलिब्रियम आ गया। छह सौ बराबर है, और कहीं बराबर नहीं। लास्ट कॉलम का क्या करना है, इसका इफेक्ट ऑन। थोड़ी सी हिंदी लिख लो यहाँ साइड में। ये इफेक्ट ऑन आउटपुट की हिंदी है। प्रोड्यूसर बढ़ाए आउटपुट या घटाए, चेक कर। डिमांड 120 है, सप्लाई 0 है, बताओ क्या करें। प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं है घटाना चाहिए। डिमांड ज्यादा हो तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, फिर से डिमांड ज्यादा है, बढ़ाते रहो। 600 पे चैन का पॉइंट है इक्विलिब्रियम। लास्ट को देखो, क्या लग रहा है, क्या करें प्रोडक्शन को। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम, घटाओ। तो ये हमें पेपर में एरो नहीं लगाना, इंक्रीज डिक्रीज ऐसे भी बड़ी। ये हो गया हमारा टेबल। पहले इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बड़ा है, तो टेबल बाय डिफॉल्ट मत बनाना, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। कहे टेबल बनाना जरूरी है तो ही बने, या क्वेश्चन में न्यूमेरिकल हो सकता है, कोई मिसिंग फिगर्स होंगी, पहले मिसिंग फिगर्स को निकाल के फिर बोलेंगे इक्विलिब्रियम 600 पर आ रहा है, EDAS बराबर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन का नाम है इक्विलिब्रियम पर अप्रोच बदल दी, मेथड बदल दी। पर स्टार्ट हम पहले वाले मेथड से, क्योंकि मेन मेथड यही होता है डिमांड सप्लाई। 11th में भी यही था डिमांड सप्लाई। अब नाम हो गया एडी और एएस, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई और इनका एएस का दूसरा नाम होता है ई। साइड में थोड़ा रफ वर्क। सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस कंजम्पशन। ऐसे भी बोल सकते हैं, एस प्लस सी कर दो तो भाई आ जाए, तो इसको यूज करो। y की जगह एस प्लस सी। अब सी सी कैंसल आउट हो रहे हैं, देखो सी आई इज इक्वल टू, प्लैंड वर्ड एक बार मेंशन कर देना चाहिए, ये सारा प्लैंड होता है हमारा। ये एक डिराइव्ड मेथड है, मेन मेथड नहीं है ये डिराइव्ड मेथड है। आई इज इक्वल टू एस। ये कोई न्यू मेथड नहीं है, आई इज इक्वल टू एस डिराइव्ड मेथड है, ये पता होना चाहिए। मेन हमेशा एडीएस ही हो, तो खाली इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है और तुम आई एस मेथड समझा रहे हो तो गलत, क्योंकि ये मेन है ही नहीं, डिराइव्ड है। कोई न्यू नहीं है, डिराइव्ड है। इसका डायग्राम अभी नहीं बना रहा, अभी आगे टाइम हो रहा है सबकी क्लासों का, तो लंबा टॉपिक हो जाएगा तो, पर शेड्यूल जरूर देख सकते हैं हम। लास्ट आंसर वाला ही शेड्यूल चलेगा, चेक करके देखो लास्ट आंसर में जो शेड्यूल बना है, जहां ADAS बराबर हो रहा है, देखो वहीं पर एग्जैक्ट वहीं पर आई और एस, ये देखो 20-20 भी बराबर हो, और यही ADS भी बराबर हुए थे 600-600, और कहीं एस और आई या ADAS बराबर नहीं है, सिर्फ इसी लेवल पे एक ही लाइन में सब बराबर। आई एस बराबर। तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, लंबा है इसका डायग्राम और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन पर टाइम हो रहा है। अभी आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। किसी ने कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो, बाकी